हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डीके दुबे जी, संविधान विशेषज्ञ भी हैं। किसानों का जो मुद्दा विषय चल रहा है, इस पर कुछ प्रश्न करेंगे आज और डीके दुबे जी से उनके जवाब जानेंगे। 100 दिन हो चुके हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। क्या ये किसान आंदोलन है या एक कथित किसान आंदोलन है, और हकीकत में किसानों की समस्याएं क्या हैं? डीके दुबे जी, आपको क्या लगता है कि किसानों की समस्याएं हैं भी या क्रिएट की जा रही हैं, या उनको किसानों को गुमराह किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली किसानों की जब हम बात करते हैं तो आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग देश की विरोधी शक्तियों ने अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया। और जब कोई बात बढ़ती है ना और उसकी अंडरस्टैंडिंग ना बढ़ पाए तो बढ़ती ही रहती है। जैसे जिस समय 3 किसान बिल पास हुए, तो आज इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं माननीय महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, तो वो योगी सरकार से उनकी जो किसान आंदोलन करने वाले किसान यूनियन है वो योगी सरकार के पास गई और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पिताजी का सपना जो था वो पूरा हो गया, और मेरे पिताजी लंबे समय तक इस बात के लिए आंदोलन करते रहे कि क्यों नहीं किसानों के जो हक हैं, किसानों के जो अधिकार हैं, वो अधिकार बिजनेस की तरह इस्तेमाल किए जाएं और उनको अधिकार दिया जाए, उनके लिए और रास्ते खोले जाएं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। अब आज मोदी सरकार ने 3 किसान बिल पास करके जो पुराने कानून थे वो वैसे ही रखे, लेकिन उन्होंने कुछ रास्ते और खोल दिए। मैं जैसे कहूं कि एक घर है जिसमें एक मेन गेट है, उस मेन गेट के अलावा एक और दरवाजा अगर खोल दिया गया है कि बाई चांस अगर आपको लगे कि मैं इस मेन गेट से न जाकर इस गेट का भी इस्तेमाल कर लूं तो वो इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने पर अब उसको तमाम तरह के संगठनों ने, जो देश के विरोधी शक्तियां थी, जैसे CAA के प्रोटेस्ट के दौरान जिस समय आवश्यकता नहीं थी, अनावश्यक आंदोलन भारत में चला, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आज का आंदोलन भी वैसा ही कुछ चल रहा है। शुरुआत में कह सकता हूं कि शुरुआत में किसानों की मिसअंडरस्टैंडिंग से आंदोलन शुरू हुआ होगा, लेकिन आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्चुअली वो देश के विरोध में आंदोलन जा चुका है। ये जब तीनों बिल आए और संसद में पास हो गए, इसके बाद जो है राकेश टिकैत का एक बयान आया और उन्होंने इस तीनों बिलों का स्वागत किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो उनके पिताजी ने, महेंद्र टिकैत ने एक सपना देखा था कि किसानों की उत्थान में किस तरीके से काम सरकार को करना चाहिए, ये एक लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद ये मांग पूरी हो गई है उनके पिता की। और उसके बाद वो अचानक से बदल गए हैं। उनके पुराने बयान जो कभी एक दिन स्वागत कर रहे थे, और अचानक ये बदलाव कैसे आया है, आपको क्या लगता है? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये एक बिचौलिया वर्ग पंजाब का था जहां से ये मूवमेंट शुरू है। एक्चुअली उसके राइट्स, जो बीच का मीडिएटर है ना, उसके राइट्स कटेल किए गए और लगातार मोदी सरकार कह रही है कि हम बीच का बिचौलिया वर्ग किसी भी काम में खत्म कर देंगे देश में। उन्होंने वो खत्म किए। तो पंजाब में एक बड़ा वर्ग था जिसने इस मूवमेंट को शुरू किया। भीड़ इकट्ठी देखकर, कुछ लोगों का होता है ना कि भीड़ इकट्ठी देखी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे आपके एक बहुत बड़े देश के नेता हैं योगेंद्र यादव, वो भी भीड़ देखकर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। केजरीवाल जी भी उसी कैटेगरी के हैं कि भीड़ देखी और पहुंच गए। मंच किसी का हो, शब्द मेरे होने चाहिए। वो मंच सजाकर रखा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बाद में राकेश टिकैत को लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत का स्थान पाने का अब एक उचित अवसर है, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत जी के जाने के बाद राकेश टिकैत बिल्कुल अनाथ से हो गए थे, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। इसलिए वो जो भारतीय किसान यूनियन है, उस यूनियन के वो लीडर भी नहीं है, वो प्रवक्ता के नाते वहां पर काम कर रहे हैं, एक सबऑर्डिनेट लीडर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन भीड़ देखी और भीड़ में अपॉर्चुनिटी मिली तो अपॉर्चुनिटी तो कैश करवानी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा लोग कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कि माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब मूवमेंट शुरू किया था तो उनके पास 8 बीघा जमीन हुआ करती थी। आज बताते हैं सैकड़ों बीघा के वो ओनर हैं और बहुत सारे बड़े प्रतिष्ठान उनके चल रहे हैं। इतना कौन सा ग्रोथ, कौन से बिजनेस से, कौन सी फसल उन्होंने उगाई कि इतनी तेजी से बिजनेस बढ़ गया? तो उनका जो मुझे लगता है कि पारिवारिक बिजनेस बन चुका है कि भीड़ देखो और उसमें कूद पड़ो और उसका इस्तेमाल कैसे न कैसे करके। क्योंकि किसानों के पास एक तो बात ठीक है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास लीडर्स की कमी रहती है, तो लीडर तो ये रेडीमेड है, जहां बताओ वहां पहुंच जाएंगे। योगेंद्र यादव पहुंच जाएंगे, केजरीवाल पहुंच जाएंगे और राकेश टिकैत पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लीडर्स वहां पहुंच गए। उसके बाद जब ये लीडर्स वहां पहुंच गए तो उसके बाद देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली शक्तियां सामने उभर कर आई। और उन शक्तियों में खास तौर से, चूंकि पंजाब से मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उन शक्तियों में खास तौर से कुछ संगठन, जैसे मैं उन संगठनों के नाम आपको बताऊं, सिख फॉर जस्टिस, उसने साहब $2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया कि अगर आप 26 जनवरी की परेड में जाते हैं और वहां पर वो खालिस्तान का झंडा अगर फहरा देंगे मुख्य स्थानों पर, तो 2.5 लाख
यूएस डॉलर्स। आप सोच सकते हैं कि भारत की करेंसी में कितना बनेगा। दूसरा, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन टूल किट ही बना। टूल किट से मतलब है एक प्लान बना डाला, और प्लान में किसको किसको कैसे कैसे शामिल करना है, और वो भी खालिस्तान समर्थित ऑर्गेनाइजेशन था। एक यही पर सिख यूथ फाउंडेशन भिंडरवाला, उसने कहा कि मैं पगड़ी बांटूंगा। कोई बुरी बात नहीं होती पगड़ी बांटना भाई, लेकिन पगड़ी किसको बांटेंगे? मुसलमानों को बांटेंगे क्या? मुसलमानों को पगड़ी पहना देंगे क्या? उसके बाद वहां पर बुक स्टॉल लगाए गए। बुक स्टॉल में गाथा बताई गई कि भिंडरवाला कैसे मारा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार में कितनी गलतियां भारत सरकार ने की, और सिखों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, दिल्ली दंगों में क्या क्या नहीं हुआ। ये सब ड्रामा वहां पर बुक पब्लिश करके बांटी गई। क्या इंटेंशन हो सकता है वहां पर बुक बांटने का? फिर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, मैं कहूं कि बेअंत सिंह और 17 अन्य उनके लोगों की हत्या करने का दोषी जगतार सिंह, उसका क्या इंटरेस्ट है भाई इस किसान मूवमेंट में? लेकिन वो उसमें एक्टिव दिखा, उसने एक बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा, अभी रॉ की रिपोर्ट आई है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो खालिस्तान कमांडो फोर्स, रॉ कहती है कि बेल्जियम और यूके से ये पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा था। किसान हमारे, देश हमारा, फसल हमारी और सरकार हमारी। और क्यों भाई यूके और बेल्जियम से वो ऑर्गेनाइज हो रहा था? अगर ये ऑर्गेनाइज हो रहा था, मैं अगर ये कहूं कि ये लोग इसमें शामिल नहीं थे, मैं ये कहूं कि जो राकेश टिकैत वगैरह बैठे हुए हैं ये उसमें शामिल नहीं थे, तो भाई मुझे ये बता दो कि इतनी बड़ी घटना 26 जनवरी की होगी, उसके बाद कंटिन्यू क्यों रखे हुए हैं? कुछ समय के लिए ये भी तो कहा जा सकता है कि आज हम इसको सस्पेंड करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना देश के खिलाफ हो गई है, इसलिए हमारे अधिकार जो, अगर उनको लगता है हम अधिकारों को नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिलहाल इसको सस्पेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि देश के पक्ष में हम खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों एक प्रश्न चर्चा में चल रहा है, पूछा जा रहा है, और जिज्ञासा भी है लोगों की कि जो राकेश टिकैत की या टिकैत परिवार की जो संपत्ति बढ़ी है, वो कैसे इस तरीके से बढ़ गई, दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से उनकी संपत्ति बढ़ी है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हो? क्या एक किसान की इस तरीके से संपत्ति बढ़ सकती है? आपको क्या लगता है? 8 बीघा जमीन में ऐसी कौन सी फसल उगाई जिस फसल ने सैकड़ों बीघा जमीन कर दी? एक तरफ तो आप कहते हैं किसान मर रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ नहीं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि उसका परिवार पालन पोषण नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ 8 बीघे जमीन का ओनर कौन सा ऐसा बिजनेस करता है कि उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन हो जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के लोग, यानी कि जो किसान यूनियन, उनका किसान यूनियन है भारतीय किसान यूनियन, उसके लोग आरोप लगाते हैं कि भाई इतनी जमीन कहां से आ गई, इतना सब कहां से आ गया। तो देखिए, फसल तो वो उगाते हैं, अब वो फसल कौन कौन सी उगाते हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, और जो उनके साथी बता रहे हैं वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम तो इनके साथ खड़े ही रहे, झंडे बैनर ही लेते रहे और सड़कों पर बैठे रहे, खेतों में बैठे रहे, लेकिन साहब इनके पास प्रॉपर्टियां बनती नहीं, इन्होंने बीज भी नहीं बोया और प्रॉपर्टी बनती आ रही है। तो ये तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उनका जो भीड़ है, भीड़ तंत्र में वो फसल ढूंढना, ये उनका शौक है और उनका व्यवसाय भी मुझे लगता है इस तरह का बनता जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डीके दुबे जी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें किसान बहुत पीछे छूट गया है। इसमें किस तरीके से खालिस्तानी लिंक वाले बब्बर खालसा है, सिख फॉर जस्टिस है, पोएटिक संस्था है, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसान तो बहुत पीछे छूट गया है। जो वैश्विक शक्तियां हैं इसके पीछे लग गई हैं, और किसान आंदोलन के बहाने क्या आपको लगता है वो साजिश रची जा रही है हिंसा की, वायलेंस की, और इस आंदोलन के बहाने दूसरी तरीके की सियासत की जा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो लगातार सरकार कर ही रही है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये मूवमेंट थोड़ा सा हल्का पड़ गया है और खत्म होगा तो इन्वेस्टिगेशन तो है, एफआईआरें भी हो रही हैं, इसलिए वो सबको सामने निकल कर आने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व में सदैव हर युग में एक युद्ध चला आया है। उस युद्ध में दानव और दैत्य लड़ते आए हैं। अब देवता और दैत्य लड़ते आए हैं। देवता मानवता की रक्षा करने के लिए काम करते हैं और राक्षस को समाप्त करने के लिए काम करते हैं। विदेशी शक्तियां किसी भी कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए काम करती हैं। मित्रता होते हुए भी वो भविष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस ढूंढ कर चलती हैं। भारत एक ऐसा मात्र देश रहा है, भारत की बात मैं नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि भारत एक मात्र ऐसा देश रहा है जिसने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर हमला करने की कभी नहीं सोची। यहां तक कि हमारा ही टुकड़ा पाकिस्तान इतने उद्दंड मचाता है, फिर भी हमने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान को पुनः मिला लें या युद्ध कर लें।
युद्ध उन्होंने किया, हम तो डिफेंसिव रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही वैश्विक शक्तियां तो काम करेंगी ही, ये उनका काम है। अब देश के चरित्र का सवाल बनता है कि देश के लोगों का चरित्र कैसा है। अगर देश के लोगों का चरित्र अच्छा है तो कोई शक्ति हमको हिला नहीं सकती, और हमारे लोगों का चरित्र ही अगर स्वार्थ में हो और देश के विरुद्ध चला जाए, सत्ता के लालच और लोलुप की तरफ बढ़ जाए, तो फिर विदेशी शक्तियां तो इस तरह का काम करती ही आई हैं, और उनका रोल है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे यहाँ चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो व्यवहारिक चरित्र होता है, जो व्यवहारिकता होनी चाहिए, जो व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, मुझे लगता है कि शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व निर्माण की कमी होने की वजह से ये बारंबार भारत में घटित होता ही जा रहा है। ये आंदोलन जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हर आंदोलन में पहुंचते हैं, जो फेसेस ऑफ एनार्की हैं, जो अराजकता के लिए जाने जाते हैं। वो चाहे प्रशांत भूषण हूं, चाहे वो योगेंद्र यादव हूं, मेधा पाटेकर हूं, वो चंद्रशेखर रावण भी हो सकता है। ये कई सारे ऐसे नाम, स्वरा भास्कर हैं। ये आंदोलन कोई भी हो, लेकिन ये अपनी सियासत करने वहां पहुंच जाते हैं। ये जो संसद में भी ये बात उठी, ये जो आंदोलन जीवी और परजीवी हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? ये कुछ लोगों का एक पेशा बन गया है कि आंदोलन कोई भी हो और हमें वहां जाना है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि भैया जिसका व्यापार हो व्यापार नहीं करेगा क्या? जिसका आंदोलन जीवी या हम कहें परजीवी, परजीवी समझते हैं ना, परजीवी पैरासाइट्स को कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी चर्चा की परजीवी पैरासाइट, प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा, मैं परजीवी की बात करता हूं। परजीवी वो होते हैं जिनका स्वभाव है, जैसे हमारे शरीर में कीड़े पड़े तो वो शरीर से ही भोजन करेगा, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकता। अब चूंकि उसका भोजन ही किसी दूसरे शरीर से होने वाला है, तो फिर वो, जैसे आपने जुआ देखा होगा, जैसे आपने गाय भैंस के कीड़े देखे होंगे, उसके चिपक जाते हैं। अगर वो वहां नहीं रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो भैया इनका तो ये परिजीवी लोग हैं, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका ये व्यापार है, इसलिए इनका जाना वहां स्वाभाविक है। अब काम सरकारों का बनता है, काम सिस्टम का बनता है कि इनको उजागर करे कि इनको उन आंदोलनों में जाकर लाभ कितना हुआ, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टियां बनाई, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, इनके और पीछे के बैकग्राउंड क्या बनते जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां कैसे बढ़ रही हैं। जैसे मैंने कहा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रॉपर्टी, अब महेंद्र सिंह टिकैत की प्रॉपर्टी बढ़ गई इतनी कि राकेश टिकैत आज जमींदार हो गए। तो ये तो फिर काम मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों की भी ढिलाई है ना, कि वो ढील डाले हुए हैं, इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं, परिजीवी होते जा रहे हैं। इनका व्यापार यही है, इनको किसी दूसरे व्यापार पर लगाइए ताकि वो कुछ अपना दूसरा कर सकें। अब उनके पास व्यापारी ये बचा है तो करे क्या, इसलिए वो व्यापारी लोग हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसमें ये जो बहुत जिसकी चर्चा की जाती है, क्या इसकी मंडियां खत्म हो जाएंगी इस बिल के लागू हो जाने के बाद? एमएसपी खत्म हो जाएगी? किसानों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है? ये मिथ के बहाने ये गुमराह करने की सियासत है, या ऐसा कुछ आपको लगता है कि इस बिल में है? देखिए, खत्म हो जाएगा, बच्चा पैदा हुआ मर जाएगा, शादी हुई तो पत्नी मर सकती है, मेरा पिता बूढ़ा हो गया वो मर जाएगा, ये बातों से कोई मतलब है क्या? कि साहब फसल में बोऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि बाढ़ भी आ सकती है, फसल में इसलिए नहीं बोऊंगा क्योंकि ओले भी पड़ सकते हैं। ये तो कोई तथ्य नहीं हुआ ना, और इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता। सरकारें बैठी किस लिए हैं? सरकारें इसलिए बैठी हैं कि वो ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और उन ट्रायल्स में अगर उनको कुछ नेगेटिविटी दिखाई देगी तो वो फिर से उसमें अमेंडमेंट बनाए। कोई कानून एक बार बनता है, फाइनल तो नहीं बनता, लेकिन कानून को एक बार इंप्लीमेंट तो करेंगे, हमारी पॉलिसी को एक बार इंप्लीमेंट तो करेंगे। हम घर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि साहब 100 वर्ष बाद गिर ही जाएगा, और 100 वर्ष बाद गिर जाएगा तो नीचे जब गड्ढा खोदेंगे तो ये समस्या हो जाएगी, पानी निकल लेगा तो ये समस्या। ये कोई समाधान नहीं होते। इस तरह के मिथ फैलाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि लड़ाई काहे की? बोले खाम खा। बोले विरोध काहेगा? बोले खाम खा। बोले आप यहां क्यों आए? बोले खाम खा। बोले आप धरती पर क्यों आए? बोले कोई काम ही नहीं है, खाम खा। तो ये खाम खा का कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता। आपको अगर कोई समस्या लगती है तो क्लॉज बाय क्लॉज आप उसमें डिस्कशन करिए। आप बताइए, आपके पास डेटा है तो बताइए। सरकार के पास अपना डेटा है, सरकार अपना डेटा दे रही है, उसने पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट से कानून पास हुआ। अगर पार्लियामेंट से कोई कानून पास होता है और आप कहते हैं कि ये कानून पार्लियामेंट ने जो पास किया है, इस कानून का मैं विरोध करता हूं, तो आप तो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं ना, देश की सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, देश के एस्टेब्लिशमेंट का विरोध कर रहे हैं। पार्लियामेंट एक रास्ता है। मुझे लगता है कि अगर कोई समस्या आती है तो सरकार भविष्य में भी संशोधन करेगी, लेकिन एक बार गाड़ी चलेगी ना रोड पर, तभी तो पता लगेगा कि अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। आप पहले से कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसको मैं रोड पर चलने ही नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है कि आप गाड़ी नहीं, आप देश की प्रोग्रेस का विरोध कर रहे हैं।
और आखिर में डीके दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस किसान आंदोलन में तो किसान बहुत पीछे छूट गया है। इस किसान आंदोलन को तो जनता का साथ नहीं है, समाज का साथ नहीं है, तथा कथित कुछ नेता हैं, कथित नेता, जिनके सहारे ये आंदोलन को जीवित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये सियासी कुछ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम, जिन राज्यों में पुडुचेरी, इनमें जो चुनाव होने वाले हैं, ये तब तक रहेगा, या फिर ये इस सरकार को अस्थिर करने की एक अराजकता लाने की कोशिश भर है, या इसका कोई भविष्य भी है? आपको क्या लगता है? आपको सवारी मिले ना मिले, मैंने वाहन खरीदा है, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल खरीदा है, तो मैं तो लगाऊंगा ना। तो भैया उनको समर्थन मिले ना मिले, लेकिन उनका तो व्यापार है। अगर कहीं से भी उनका व्यापार हल्का चल रहा है, अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, तो वो तो करेंगे ना, वो कर रहे हैं। लेकिन जनता समर्थन नहीं कर रही है, जनता उनको भगा भी रही है। अब लेकिन जिन लोगों को पेमेंट जा रहा हो, कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें डेली का पेमेंट जा रहा है, अब जिन लोगों को पेमेंट जा रहा हो, जिनके अच्छे खासी फसल चल रही हो, जिनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा हो, वो तो करेंगे ना, वो कर रहे हैं। ये थे संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डीके दुबे जी, जिन्होंने जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में होते हैं, हमारे भी मन में हैं, उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं। किसान आंदोलन पर आपने बहुत सारे मिथ को और जो गुमराह किया जा रहा है किसानों को, उस पर बहुत सारा स्पष्टीकरण आपके उत्तरों से मिला है लोगों को। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से अगर बातें सामने आती रहेंगी तो ये जो लोग जो किसानों को गुमराह करने की एक साजिश चल रही है, जो एक सियासत चल रही है, कहीं ना कहीं जनता को उसको लाभ मिलेगा, किसानों को उससे लाभ मिलेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो मंडियां खत्म की जा रही हैं, ना तो ये एमएसपी खत्म की जा रही है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। केवल ये किसानों को गुमराह किया जा रहा है।